बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जी के प्रश्न उत्तर में। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये कार्यक्रम आपके ज्ञान में, समझ में, विश्वास में अवश्य वृद्धि करेगा। चलिए एक एक प्रश्नों को लेता हूँ और फिर उनका उत्तर आपके द्वारा जो दिया जाएगा उसका विश्लेषण किया जाएगा। प्रश्न संख्या एक, इनमें से किस स्थान पर किसी व्यक्ति को अपनी परछाई दक्षिण दिशा में नहीं दिखाई दी? विकल्प ए कहता है चेन्नई, विकल्प मुंबई, विकल्प सी कह रहा है लुधियाना और विकल्प कटक। क्या होगा सही जवाब? उम्मीद करता हूँ आपके द्वारा सही जवाब चुन लिया गया होगा, ढूंढ लिया गया होगा। इस सवाल का सही जवाब होगा सी, लुधियाना। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया उनके लिए चलिए मैं बताता हूँ। एक मानचित्र ले लिया, पे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, जिसको कि हम मकर रेखा कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और जो बीच में ये जीरो अक्षांश है इसको हम लोग भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से भी। इस विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और ये जो पूरा हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब सवाल ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी परछाई, मतलब ये भारत के 4 स्थान दिए गए हैं, तो उसको अपनी परछाई कहाँ नहीं दिखाई देगी? दक्षिण दिशा में। इसका समझते हैं क्या है। देखिए ये ना 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 अंश ये मकर रेखा, ये वो स्थान है जहां पे सूरज की किरणें ताल में लंबवत पड़ती, ताल में लंबवत पड़ती हैं। यानी कि सूरज की जो लंबवत किरणों के पड़ने की जो व्यवस्था है वो 23.5 से अब उत्तर नहीं जाएगी, यानी कि 23.5 अधिक 23.5 से फिर अब वो पीछे की तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ। वही हाल 23.5 अंश दक्षिण जिसको मकर रेखा कहते हैं, अब उससे दक्षिण नहीं सूरज की रोशनी लंबवत पड़ेगी। लंबवत बात समझिएगा, लंबवत, तिरछी तो पड़ ही सकती है, लंबवत नहीं पड़ेगी। और अब इससे ऊपर जाएगी, यानी कि साल भर यहीं पे उत्तर दक्षिण होती रहती है। अब 23.5 से ऊपर इस वाले हिस्से में, ये जिधर ये पूरा पेन दिख रहा है, इस वाले हिस्से में प्रकाश दक्षिण से नहीं आता। इस हिस्से में तो दक्षिण से आ जाएगा, लेकिन इस हिस्से में दक्षिण से नहीं आएगा। वही हाल यहाँ पे है दक्षिण गोलार्ध में। यहाँ पे प्रकाश देखिए इधर से, ये इसके उत्तर से तो आ जाएगा लेकिन इसके दक्षिण से नहीं आएगा। भारत के नक्शे पे चलिए। भारत के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच भारत की तो स्थिति बड़ी जबरदस्त है। क्या है कि बिल्कुल बीचों बीच से एक कर्क रेखा जा रही है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे की बातों को समझ लेते हैं। क्या है इस कर्क रेखा से इस वाले हिस्से में, जिसको कि हम दक्षिणी भारत कहते हैं, में स्थान पे ना साल में अलग अलग तिथियों पे सूरज की किरणें उत्तर दक्षिण हो जाएंगी लंबवत। तो जब ये परछाई का क्या नियम है, परछाई अगर हमको चाहिए तो एक तरफ से प्रकाश पड़ेगा तो परछाई दूसरी तरफ उसकी ठीक अपोजिट दिशा में बनेगी। तो यानी कि अगर हमको दक्षिण दिशा में परछाई चाहिए तो किधर से प्रकाश चाहिए? उत्तर दिशा से। तो ये दक्षिण भारत वाले हिस्से में तो ये संभव है, होता है। लेकिन ये उत्तर भारत यानी कि कर्क रेखा से ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा, इस हिस्से में प्रकाश किधर से पड़ेगा? किधर से पड़ेगा? दक्षिण से पड़ेगा, लेकिन उत्तर से नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 23.5 जो कर्क रेखा है इसके ऊपर से, मतलब इसके इधर उत्तर साइड से प्रकाश की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। तो चाहे वो लुधियाना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई स्थान हो जो 23.5 अक्षांश कर्क रेखा से उत्तर में है, वो पे किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपना जो परछाई है, अपनी जो परछाई है वो कभी भी उसको दक्षिण में नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि दक्षिण में तभी दिखाई देगी प्रकाश जब उत्तर से आएगी, और उत्तर अधिकतम 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। इसके बावजूद भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, आप हमें कमेंट करिएगा। मैं इसको और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझने की, लेकिन मैं मानता हूँ कि पर्याप्त है, इतने में आपको समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया? विकल्प ए कह रहा है 5वें में, विकल्प बी कह रहा है 10वें में, विकल्प सी कह रहा है 13वें में और विकल्प डी कह रहा है। उम्मीद करता हूं सवाल का सही सही जवाब आपने चुन लिया होगा। सही जवाब होगा विकल्प सी, 13वें में।
261 बीसी में ये युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। मगध के सम्राट अशोक ने कलिंग के सम्राट अनंत पद्मनाभन के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में बहुत लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इस युद्ध का जो प्रभाव है वह अशोक के मन मस्तिष्क पे इतना पड़ा कि अशोक ने अब दोबारा युद्ध करने का मतलब उसने प्रण किया कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, और फिर युद्ध कभी उसने किया नहीं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि ये कलिंग का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, याद रखिएगा दया नदी के तट पे ये हुआ था। दया नदी वो नदी है जिस नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था। 261 बीसी याद रखिए। उस शासक का नाम याद रखिए जो उस समय कलिंग के शासक थे, वो शासक का नाम था अनंत पद्मनाभ। इतनी बातें पर्याप्त हैं और 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रही होगी, आपकी समझ जरूर विकसित हो रही होगी। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि फीफा वर्ल्ड कप पुरुष 2026 में कुल कितनी टीम भाग लेंगे? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए कहता है 36, विकल्प बी कह रहा है 40, विकल्प सी कह रहा है 26 और विकल्प डी कह रहा है कोई। अब जहां पे ये विकल्प होते हैं ना, विकल्प डी टाइप, इनमें से कोई नहीं, तो संशय होने लगता है। क्या होगा इसका सही जवाब? 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब इतनी टीमें भाग लेंगी भाई, न तो 36 है, 40 है, 26 है, तो है नहीं। तो अब सही जवाब क्या है? सही जवाब है, नोट कर लीजिए, 48। कुल 48 टीमें फीफा विश्व कप 2026 में भाग लेंगी। कहाँ खेला जाएगा ये खेला जाएगा संयुक्त रूप से कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको, तो संयुक्त रूप से आयोजन होगा। वहां पे ये 2026 में होगा। 48 टीमें खेलने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, अभी 2022 में जो हुआ है ना, उसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी टीमों ने भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न लेता हूं। प्रश्न संख्या 4, एजाडिरेक्टिन इनमें से किस पौधे में पाया जाता है? विकल्प ए कहता है नीम में, विकल्प बी कहता है पीपल में, विकल्प सी कह रहा है तुलसी में और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? उम्मीद करता हूं आपने चुन लिया होगा। इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, नीम। नीम का नीम में इसका जो इस्तेमाल होता है, ये ना समझ लीजिए नीम के बीज में पाया जाता है। नीम के बीज से तैयार किया जाता है और ये एक प्रकार का ना महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिसका प्रयोग कृषि में इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है। समझ लीजिए इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एंटी इसका इस्तेमाल होता है एंटीफिडेंट के रूप में। एंटीफिडेंट क्या होता है उसको मैं बता दूं आपको। एंटीफिडेंट होता है आपका, जैसे ये पौधों में कुछ इस प्रकार के गंध वाले पदार्थ होते हैं जो कि कोई चरने वाला जो जानवर होता है, जैसे गाय भेड़ बकरी हो गए, तो पौधा है तो जाके उसको चर लिए, तो ये जो एंटीफिडेंट होते हैं, ये इनमें एक ऐसी गंध होती है, इनका ऐसा स्वाद होता है, ऐसा तीखापन होता है कि पौधे उसको नहीं पौधों को जो है वो जानवर नहीं चरने का काम करते, नहीं चरते हैं, जिसकी वजह से उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। तो नीम इसमें भी आता है। देखिए थोड़ा सा कसैलापन होता है, कड़वापन होता है। तो इजाडिरेक्टिन एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और एंटीफिडेंट भी है। तो ये नीम में पाया जाता है। अब आप जो कृषि वैज्ञानिक लोग हैं इसको खूब बढ़ावा दे रहे हैं कि इसका प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान, क्योंकि जो केमिकल के रूप में हम केमिकल के रूप में जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। और अगर हमारा पर्यावरण ही खराब होगा तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि कर सकते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो बेहतर होगा? तो एक कल्पना होगी। तो हमें पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है, अब तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पर्यावरण का क्या करें? संपोषण करें। तो ये इजाडिरेक्टिन है और ये नीम में पाया जाता है और ये एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड है जो कि केमिकल इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड को रिप्लेस कर सकता है। उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ, प्रश्न संख्या 5। इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं? ए पशुपालन, बी मत्स्य पालन, सी कृषि कार्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपने इसका जवाब चुन लिया होगा और इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि कार्य, खनिज, ये सारी की सारी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या-क्या होता है? देखिए, जब भी हम प्राकृतिक उत्पादों की बात करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि जैसे मान लीजिए कृषि, तो कृषि में हम क्या करते हैं? अनाज का उत्पादन करते हैं, तिलहन का, दलहन का, सब्जी का उत्पादन करते हैं ना, ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं, सारे के सारे प्राकृतिक। मतलब ये इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। अब जैसे गेहूँ क्या आर्टिफिशियल होगा? गेहूँ को अगर हमें प्राप्त करना है, तो खेत में गेहूँ का बीज बोना पड़ेगा और फिर उसमें दवा है, खाद है, इस समय पे सिंचाई करेंगे तो फिर हमें गेहूँ मिलेगा, अनाज के रूप मिला ना? धान के साथ भी यही है, अनाज के साथ भी यही, जितने भी हैं सबके साथ यही। तो ये प्राकृतिक हैं, इनको हम कहीं बना नहीं पाएँगे, बड़ा मुश्किल है बनाना। तो आर्थिक रूप से प्राथमिक क्षेत्र में हम उन्हीं को शामिल करते हैं जो प्राकृतिक उत्पाद हैं। जैसे अब दूध हो गया हमारा, जानवरों से हमको मिलता है। इसके बाद ज़मीन से हम खनिज प्राप्त करते हैं। अब खनिज में जैसे मान लीजिए हमें लोहा प्राप्त करना है, तो लोहे के लिए हमको ज़मीन से क्या मिलेगा? सीधे-सीधे तो लोहा नहीं मिलेगा, सीधे-सीधे हमको क्या मिलेगा? हेमेटाइट मिलेगा, मैग्नेटाइट मिलेगा। तो अब उनको हम लाते हैं, तो जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट उसमें तो लोहा है। अब उसको हम बाहर लाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, इसका उसको शुद्ध करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तब जाके हमें तो ये है जहाँ पे हमें वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है जब हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? वस्तु का हम निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने ज़मीन से लोहा निकाला, मैग्नेटाइट निकाला और फिर उसका आपने प्रोसेसिंग किया, आपने स्टील बनाया, कुछ और भी उसमें जोड़-घटा के स्टील बना दिया। फिर आपने जैसे कृषि में आपने कपास पैदा किया और फिर उसको धागा बना के फिर फैक्ट्री में उसका धागा बना, फिर कपड़ा बन गया, इस तरीके से आपने कर दिया। तो ये जहाँ पे बन रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, चाहे छोटे स्तर पे हो, चाहे बहुत बड़े स्तर पे हो, वो हो गया आपका तृतीय क्षेत्र। यानी कि निर्माण क्षेत्र हो गया, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बात। बेहद आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा आता है। अब ये सेवा क्या है? सेवा मतलब जैसे अ, आप ये समझ लीजिए कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो आप किसी साधन का इस्तेमाल करते होंगे। आप बस से जाते हैं, जीप से जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज़ से व्यक्ति जाता है। तो ये संचार जो जो परिवहन हो गया, ये सेवा है। संचार मतलब मोबाइल से, टेलीफ़ोन से बातचीत करना, ये इंटरनेट, ये सारा का सारा संचार में आता है। ये भी हमें सेवा दे रहा है, सेवा है। और जैसे मान लीजिए बैंकिंग है, हम अपनी धनराशि को बैंक में जमा करते हैं और बैंक हमसे कहता है कि भाई हम आपको एक निश्चित अवधि के बाद इतने प्रतिशत ब्याज के साथ आपको इतना धन वापस कर देंगे, ज़्यादा देंगे। तो हमारे धन की सुरक्षा भी हो रही है और फिर हमें ज़्यादा मिल भी रहा है पैसा। साथ ही साथ अगर किसी को लोन की आवश्यकता पड़ती है, वो भी बैंक में जाता है, तो ये सब का सब सेवा में आता है। ट्रेडिंग हो गया आपका, ये आपका सेवा में आता है। तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पाद, द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण यानी कि उद्योग और तृतीय क्षेत्र में सेवा। ये अर्थव्यवस्था में गिने जाते हैं, क्षेत्र के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। मेरी कोशिश भी यही है कि कठिन से कठिन लगने वाली बातें, कठिन से कठिन लगने वाले जो तथ्य हैं, जिनसे लोग घबराते हैं, वो उनको बेहद आसान भाषा में, आसान तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँ और इसके बाद तो फिर आपका मेहनत, आपकी लगन आपको और बहुत अच्छे परिणाम देगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अब मुझे अब आज्ञा दीजिए। मिलता हूँ नई क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।